हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो लेसन नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि लेसन नंबर 1 था किसी के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, और आज हम बात करेंगे सारे के सारे टूल्स जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यूज करते हैं। यानी कि 10 टूल्स आज की हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं दो ही मेन पॉलिसीज हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है। एक हमारे पास है फिजिकल पॉलिसी, दूसरा हमारे पास क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इसी बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 से हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कौन कौन से टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो वेरियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बहुत से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर एम्प्लॉयड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंप्लीमेंटेशन में यूज करते हैं। सबसे पहला हमारे पास वो आता है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है वो समझते हैं। पहले समझते हैं डिफरेंस। एक हमारे पास है सेंट्रल बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई। लेकिन आरबीआई और बाकी बैंक्स में डिफरेंस है। आज आरबीआई जो है उस पर किसी भी नॉर्मल पर्सन अकाउंट नहीं होता, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है और ये बैंकर्स बैंक बोलते हैं हम इसे, यानी कि बैंकों का बैंक है। यानी कि अगर इंडिया में किसी बैंक के पास सारे बैंक्स का कंट्रोल है तो वो कौन है, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। तो बात भी इसका रेपो रेट से क्या रिलेशन है भाई। रेपो रेट का मतलब ये होता है वो रेट जिसपे कहीं ना कहीं आरबीआई जो सभी बैंकों के ऊपर है वो बाकी सारे बैंक्स को लोन देता है, यानी कि उधार पे पैसा देता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर देखो मान लो रातों रात जो है वो अगर बाकी बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें जो है सुबह जो है पैसे देने हैं, लोग पैसे निकालने के लिए आएंगे, उनके पास पैसे हैं नहीं किसी भी चीज़ की वजह से, कोई भी दिक्कत आ गई, तो ऐसे केस में कौन उनकी हेल्प करता है, तो आरबीआई हेल्प करता है। वो बोलता है कि हम आपको एक नॉमिनल से आपसे इंटरेस्ट लेंगे, हम आपको पैसा देंगे, ठीक है, और आप जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम जो है उस पैसे सोल्व कर सकते हो। तो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी भी बैंकों को उधार चाहिए, नॉर्मल बैंक्स को उधार चाहिए, ठीक है, जरूरत है पैसों की, तो वो किसके पास आ सकते हैं, रिजर्व बैंक के पास, यानी कि आरबीआई के पास, और वहां से आके पैसा ले सकते हैं। यानी कि इमीडिएट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, इमीडिएट लिक्विडिटी जो अगर चाहिए किसी बैंक्स को तो वो आरबीआई के पास जाके ले सकती है। उसी रेट को, जिस रेट पर वो इंटरेस्ट देती है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और चलो इस पॉइंट को पढ़ते हैं। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स बैंक्स विद ओवरनाइट लिक्विडिटी। अगर रातों रात किसी बैंक को पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो उसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसी रेट को हम, उसी फिक्स इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। टेकिंग गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल, यहां पे तो कहीं ना कहीं कोलेट्रल भी लिखना पड़ता है, थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको हम LAF भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ एसेट्स जो हैं वो गिरवी रखनी पड़ सकती हैं, ठीक है, तो जब जाके आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बिल्कुल इसका उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। तो बताओ, अगर बात करो रिवर्स की, आपको पता होगा ऊपर लोन किसने दिया था, ऊपर लोन दिया था आरबीआई ने। किसको लोन दिया था, दूसरे छोटे मोटे बैंक्स को। लेकिन अगर आरबीआई को खुद पैसे की जरूरत पड़ गई तो, अब आरबीआई बोलो चाहे गवर्नमेंट बोल लो, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में अगर वो बाकी बैंक्स के पास जाके उधार लेते हैं तो बाकी बैंक में पैसा चार्ज करेंगे, क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है, जब आरबीआई ने पैसा लिया था पैसा देने के लिए दूसरे बैंक्स को, तो उनका ही हक बनता है कि वो आरबीआई से पैसा मांग सकते हैं इंटरेस्ट पे। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना पैसा उधार देने का बाकी बैंक्स को, किसको, आरबीआई को जो पैसा उधार दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि ये वो रेट है जहां पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, किससे, आरबीआई से। तो पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को भी। तो इस पॉइंट में क्या आया, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज मींस बाय विच रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी ओवरनाइट। अगर रिजर्व बैंक को लिक्विडिटी चाहिए ओवरनाइट तो फ्रॉम बैंक्स, दूसरे बैंक से, यूजिंग एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पे भी अभी ने भी सिक्योरिटी कहीं रखनी पड़ेगी, एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल विद इन LAF, अकॉर्डिंग टू LAF। अभी LAF क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, मतलब आपने कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखा जिसके जरिए आपने कहेंगे लिक्विडिटी बोरो करी एक नॉमिनल से इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, मतलब एक कोलेट्रल रखा। तो कोलेट्रल का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, गिरवी, ठीक है। और गिरवी जो जनरली है ना, हम हमेशा ऐसी चीज रखते हैं बैंक में
जिसकी वैल्यू हमारे लोन की वैल्यू से क्या हो, ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी लोन लेने जाता है, जैसे तो आजकल जो है बिना कोलेट्रल और बिना थर्ड पार्टी के साइन किए भी लोन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू पास्ट सिविल स्कोर। लेकिन अगर किसी पर्सन को इनिशियल लेवल में कोई बड़ा लोन चाहिए 10 लाख का 20 लाख का, तो अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो उस लोन से ज़्यादा होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज करना। ठीक है, कि भाई ज़्यादा पैसे वाली वैल्यू, ज़्यादा पैसे वाली प्रॉपर्टी आप जो है वहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर आपको जो है कम पैसे का लोन मिल रहा है। सपोज करो आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी रखी 15 लाख के लोन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आती है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कल को अगर वो जो पर्सन है वो डिफॉल्ट कर गया, वो भाग गया, वो डिफॉल्टर निकला, वो पैसे लेके भाग गया, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करवा के या फिर ऑक्शंस वगैरह में रख के फिर बेच के उस पैसे को रिकवर कर सकती है। ठीक है, और तो अगर वैल्यू गिरेगी भी, अगर जो वैल्यू फ्लक्चुएट होगी भी उस प्रॉपर्टी की, तो कम से कम उतना नहीं होगी कि गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान हो या फिर बैंक को ज़्यादा नुकसान हो। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, LAF। तो रिजर्व बैंक has progressively increased proportion of liquidity। रिजर्व बैंक जो है वो कहीं ना कहीं लगातार अपनी लिक्विडिटी को इंक्रीज करता रहता है, इंजेक्टेड थ्रू वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस विद वेरियस टेंडर्स, बहुत सारे टेंडर्स को लेके आके या फिर अपने रेट्स को इन्फ्लुएंस करके। तो टर्म रेपोज एम टू फोस्टर डेवलपमेंट ऑफ द इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये जो है हम कोशिश करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट किसकी, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट के डेवलपमेंट की। सेटिंग मार्केट बेस्ड बेंचमार्क, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मार्केट बेस्ड बेंचमार्क भी बनाते हैं फॉर लोन एंड डिपॉजिट प्राइसिंग टू इनहेंस ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिशन कर सकें। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रिजर्व रिवर्स रेपो ऑक्शंस आर आल्सो कंडक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशंस, और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी कि जो RBI है, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत से डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो यूज करता है और रिवर्स रेपो ऑक्शंस भी करवाता है। इसका मतलब जो रेट है ना वो कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं बात करूं रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, इसमें कोई फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो RBI सेटअप करती है। ऐसा आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं मनी सप्लाई के कंट्रोल की, तो जब मनी सप्लाई कंट्रोल की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती रहती है, बार बार इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है। फटाफट नहीं करती, बट ये होता है कि एक लंबे टाइम पीरियड तक ना इंटरेस्ट रेट को सस्टेन भी नहीं रखा जाता, जल्दी जल्दी जो है ना उसको चेंज करते रहते हैं, मतलब कुछ महीनों के अंदर, ठीक है, चेंज होते रहते हैं इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो आज इंटरेस्ट रेट बोलूँ पत्थर की लकीर हो गई वही रहेगी, नहीं, फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस या फिर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रखा जाता है। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MSF। अब ये क्या है वो समझते हैं। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी एक तरीका है उधार देने का। तो कमर्शियल बैंक्स टू बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट। अब फिर से क्या हुआ, कमर्शियल बैंक गए उधार मांगने, किसके पास उधार मांगने गए, यहाँ पे RBI के पास, ठीक है। अब RBI ने बोला भाई हम बिना कोलेटरल के उधार नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तुमको गिरवी रखना पड़ेगा, है ना। तो वो किसके थ्रू होता है, इसके थ्रू, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अमाउंट ऑफ ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम रिजर्व बैंक्स यूटिलाइजिंग देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और वो यूटिलाइज करिए अपना SLR रेशियो, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। पोर्टफोलियो अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट एट अ पीनल इंटरेस्ट रेट, जहां पे एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर और एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे जो है उन्हें पैसा दिया जाता है। दिस सर्व्स एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म अगेंस्ट अनफोर्सीन लिक्विडिटी शॉक्स इन द बैंकिंग सिस्टम, और ये इसलिए दिया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह का लिक्विडिटी शॉक ना आए, ठीक है। तो उस चीज को लेके कि लोग कहीं ऐसा ना हो कि लोग पागल हो जाएं, ठीक है, लोग फटाफट पैसा निकालना शुरू कर दें, ऐसा बहुत बार देखा गया है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आई हैं इकोनॉमी के अंदर, जहां पे एक बैंक के अंदर से बार बार लगातार कुछ पैसे को विड्रॉ किया गया है, जिसके जरिए बैंक में जो है ना पैसे की क्या हो गई है, किल्लत हो गई है। तो ऐसे केसेस में जो RBI है वो उनकी हेल्प करती है, बट एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चार्ज करके। अब कुछ सिचुएशन होती है ऐसी, जैसे सपोज करो, अब हम सब जानते हैं कि बैंक्स काम किस तरीके से करते हैं। थोड़ा बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अगर बात करो बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो बैंक क्या है, बैंक सिर्फ मीडिएटर है, पैसा जमा करने वालों के बीच में और लोन लेने वालों के बीच में, है ना, उनके बीच में मीडिएटर है, उनके बीच में कमीशन खाता है बैंक। आप ये चीज समझ लो, ठीक है। मतलब अगर मान लो सपोज करो कि कोई A पर्सन है, सपोज करते हैं कोई A पर्सन है, कोई B पर्सन है, और ये बीच में क्या आ गया, बैंक,
ठीक है। अब ए पर्सन ने बैंक में जमा करवाए कितने, 1 लाख रुपए, ठीक है, और बी पर्सन ने बैंक से लिए कितने, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो जो बैंक है उसने जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो चार्ज किया 12%, कितना, एनुअली मान लेते हैं। इस पर्सन ने एफडी करवाई थी बैंक के अंदर 6% के रेट से, उसने करवाया 12% वो पैसा लोन पे दे दिया बी को। अब बी को लोन पे दे दिया वो पैसा, ठीक है, तो बी ने भाई अपना लोन पे लिया पैसा वो, अब उसे 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, ठीक है, और बैंक दे रहा है ए को कितना, सिर्फ 6%, वो भी एफडी का रेट। तो जो 6% खाया बैंक ने वो क्या है, बैंक की इनकम, क्योंकि बैंक वो जगह है जहां पे दोनों पर्सन जो है आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंकिंग सिस्टम काम किस तरीके से करता है। अब बैंक जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएशन करता है, यानी कि एक जो भी डिपॉजिटर बैंक में पैसा रखते हैं उनके पैसों को अपने पास रख के, ठीक है, उनके पैसों को कुछ अमाउंट अपने पास रख के और बाकी सारा पैसा जो है वो लोन पे दे देता है। वो भी कुछ अमाउंट वो क्यों रखता है, वो सिर्फ इसलिए रखता है ताकि अगर किसी पर्सन को जरूरत पड़ी और वो इमीडिएटली बैंक में पैसा निकालने आया तो उसको दिया जा सके, क्योंकि बैंक को ही पता है भाई सारे पर्सन की जिंदगी में एक टाइम पे इमरजेंसी नहीं पड़ेगी, सब पर्सन जो है वो एक ही दिन पैसा निकालने नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सिर्फ कुछ परसेंटेज जो है टोटल इकट्ठा जो भी टोटल डिपॉजिट होगा उसका सिर्फ कुछ परसेंट अपने पास रखता है, वो भी आरबीआई डिटरमाइन करती है, रखता है और बाकी पैसे को लोन पे देता है। इसी को पता है क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। कभी डीप में समझाऊंगा कि क्रेडिट क्रिएशन काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से बैंक है वो 1000-2000 रुपए लेके बहुत रुपए जो है यहाँ पे क्रेडिट पे दे देता है, उधार पे दे देता है, ठीक है। तो वो सब किस तरीके से काम करता है उस सिस्टम के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है बैंक के साथ कि ना जो बैंक ने वो रिजर्व रखा होता है ना अपने पास, वो कुछ पैसा रखा होता है अपने पास कि जो भी डिपॉजिटर आएंगे हम उसको पैसा दे देंगे, कई बार वो रिजर्व कम पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में ना बैंक में क्रिएट होती है इमरजेंसी, और जब बैंक में इमरजेंसी क्रिएट होगी तो बैंक जाएंगे, किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास कि भैया आरबीआई हमें कुछ पैसा उधार दे दो, हमारे पास लोग बहुत आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए, हम उनको मना भी नहीं कर सकते, अब हमें पैसे की जरूरत है। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है भाई हम भी फ्री में क्यों दे, तुम इंटरेस्ट दो पैसा ले जाओ, ठीक है, दे देना पैसा, और जब बाद में तुम्हारे पास आ जाए वो मैं वापस चुका देना, और इंटरेस्ट जो है हम तुम्हारा माफ कर देंगे उस टाइम पे, क्योंकि तब तक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना उस टाइम पीरियड का, जब तक बैंकों ने आरबीआई से उधार ले रखा है। तो वो जो चीज होती है ना वो होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की वजह से, और ये चीज करनी भी जरूरी इसलिए है ताकि बैंकों पे से लोगों का विश्वास ना उठे, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा सेफ जो है ना लिक्विड रखने की जगह है तो वो अभी भी क्या है, बैंकिंग सिस्टम ही है, ठीक है। तो पर ये भी नहीं है कि बैंक अभी भी सेफ है, कई बार ऐसा होता है जैसे बीच में हमने सुना होगा यस बैंक जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, डूब गया, स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसे कब होते हैं, जब बैंक वाले जो पर्सन हैं वो डिफॉल्ट करना शुरू कर दे लोगों के पैसे के साथ, यानी कि लोगों को पैसे को ऐसी जगह उधार पे दें, ठीक है, जहाँ से पैसा रिकवर करना क्या हो जाए, काफ़ी मुश्किल हो जाए, ठीक है। नमस्ते भाई, ठीक है, एक काम करो ना, थोड़ी देर उस कमरे में बैठ जाओ, 10-15 मिनट उस कमरे में बैठ जाओ, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब इसके बाद तो इसके अगले पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारे पास 5th पॉइंट, एलएएफ कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बात कर ली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की। अगर मैं बात करूं एलएएफ कॉरिडोर की, तो एलएएफ कॉरिडोर हैज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये हमारे पास क्या एक तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, रेट एज इट्स अपर बाउंड सीलिंग एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसडीएफ, रेट एज लोअर बाउंड फ्लोर। मतलब एक तो होता है हमारा यहाँ पे एमएसएफ के तहत, ठीक है, अपर बाउंड रेट, यानी कि रेट जो एक तरह से तो मैक्सिमम है, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, दूसरा रेट एज लोअर बाउंड जो बिल्कुल नीचे है फ्लोर, विद पॉलिसी रेट इन द मिडल ऑफ द कॉरिडोर, और जो पॉलिसी रेट होता है क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलएएफ कॉरिडोर। कि एलएएफ की बाउंड्री कहां से लेके कहां तक, आप सिंपल सी बात में ये समझ सकते हो, कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री एक तरह से, तो एलएएफ की बाउंड्री कहां से लेके कहां तक है। 6th जो आता है वो पॉइंट आता है बैंक रेट, ये भी एक वही रेट है, ठीक है। तो बैंक रेट हमारे पास क्या होता है, एक तरह से वही रेट कह सकते हो फिर से, जहां पे आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं बाकी बैंक्स को पैसा उधार पे देता है, उसको हम बैंक रेट भी बोल के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और आता है, वो भी समझेंगे, काफी मजा आएगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। जो अकाउंट्स के बच्चों उन्होंने चीज पढ़ रखी होगी, जो नहीं पढ़ रखी उनको मैं समझा दूंगा। तो बैंक रेट जो होता है वो क्या होता है, रेट एट रिजर्व बैंक इज विलिंग टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे कहीं ना कहीं जो रिजर्व बैंक है वो कहीं ना कहीं बाय करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को या फिर रीडिस्काउंट करवाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो समझते हैं। तो पता है कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग, कि मान लो 2 पर्सन्स हैं ए और बी। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज समझा रहा हूँ आपको क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों ने 11th में पढ़ा था, जो जिनके पास 11th में अकाउंट्स थी। बिल ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि सपोज करो ए और बी 2 सेलर हैं, या फिर 2 सेलर तो नहीं होंगे, एक बायर एक सेलर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी का, ठीक है। अब ए ने क्या बोला, ए गया बी के पास कोई सामान जो है खरीदने,
ठीक है। तो ए को भाई दोनों बिजनेसमैन है, ए को सामान चाहिए बी से, तो ए क्या, ए ने बोला मेरे को भाई 10 लाख का सामान दे दे बी को, तो बी ने बोला ठीक है भाई दे दूंगा, ठीक है। पर उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो बी ने पता है क्या बोला, बी ने बोला भाई एक काम कर, तेरे पास पैसा तो नहीं है, तू मेरे को वो दे दे, क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज में ला के दे दे। तो बोला ठीक है भाई तू मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ले ले। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह से एक ऐसा पेपर होता है जो एक तरह से चेक की तरह काम करता है जिसको बी लेके जाएगा बैंक के पास और बैंक से पैसा डिस्काउंट करवा लेगा, और बाद में उस पैसे को कौन भरेगा, ए भरेगा एट अ डिस्काउंटेड रेट, क्योंकि कम पैसा मिलेगा। अब ए को ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा उसके चक्कर में, उसी को मैं क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। एंड अगर कमर्शियल पेपर या फिर दूसरे कमर्शियल पेपर भी है, ठीक है, जो ये तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बैंक रेट है ये वो रेट माना जाता है जिसके जरिए रिजर्व बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बाय करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, या फिर दूसरे कमर्शियल पेपर को बाय भी करता है और रीडिस्काउंट भी करवा सकता है। तो एक तरह से वही बात हो गई कि बैंक रेट हमारा वो रेट बन गया जहां पे कहीं ना कहीं जो हमारा आरबीआई है वो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स को छूट देता है, तो कमर्शियल बैंक को पैसा देता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे। तो द बैंक रेट इज अलाइंड विद एमएसएफ रेट, और जो बैंक है वो किसके तहत अलाइंड होता है, एमएसएफ रेट के साथ, ठीक है। एमएसएफ क्या था, ऊपर वाला पॉइंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते थे, एमएसएफ, जो हमने आगे पढ़ा भी यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग विद चेंजेस एमएसएफ रेट अलोंग साइड पॉलिसी रेपो रेट चेंजेस, और जैसे जैसे बाकी रेट में चेंज आता है वैसे वैसे जो है एमएसएफ के रेट में भी क्या आता है, चेंज आता है। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी रेट जो है वो फिक्स नहीं है, सब रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन चलती रहती है हर एक तरह के रेट में। इसके बाद जो 7 पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो आता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। अब इस सीआरआर क्या समझ लेते हैं, रिप्रेजेंट एवरेज डेली बैलेंस। तो ये वही बात करती है आरबीआई ने कि भाई ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज डेली बैलेंस दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद रिजर्व बैंक एज परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एनडीटीएल। बस भाई क्या बात बोल दिया आपने, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एवरेज डेली बेसिक पे कितना बैलेंस बैंक को अपने पास रखना ही पड़ेगा, टोटल अमाउंट का, जो आरबीआई ने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा होता है एज अ परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, कि भाई अगर उसी टाइम पे किसी को लायबिलिटी आई, किसी को नीड पड़ी पैसे निकालने की, तो पैसा निकाल सके और बैंक उसके लिए मना नहीं कर सकता है। तो वो परसेंटेज जो है वो मैंने बताया था ना, आरबीआई ने पहले डिटरमाइन कर रखा है कि आप जो है बेशक सारा पैसा उसके अलावा बचा पैसा वहां पे लगा दो, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट है, सपोज करो अमाउंट 10% ही है, सपोज कर लेते हैं कि सीआरआर 10% ही है, कि जो मान लो किसी ने अगर 1 लाख रुपए जमा करवाए तो 10,000 रुपए आपको रखने पड़ेंगे, उसमें से बाकी 90,000 ही आप किसी को उसे उधार दे सकते हो। यानी कि क्राइटेरिया मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यू बोल ली है क्योंकि ये रेशियो चेंज होता रहता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट रेशियो की बात नहीं कर रहा। आप गूगल कर सकते हो उसका एग्जैक्ट रेशियो इस टाइम पे क्या चल रहा है, ठीक है, और कमेंट करके बताना मुझे इस टाइम पे सीआरआर का रेशियो क्या चल रहा है और परसेंटेज रेट क्या चल रहा है और एसएलआर का परसेंटेज रेट क्या चल रहा है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को नॉलेज है, कितने बच्चे मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई है कि भाई कितना पैसा जो है बैंक को अपने पास रखना है। हाँ, एक बात और भी है, अगर बैंक ने यहाँ पे डिफॉल्ट करने की कोशिश करी आरबीआई के साथ, तो भाई आरबीआई सपोर्ट छोड़ देगा बैंक का। फॉर एग्जांपल, अब आरबीआई ने बोल रखा है कि 10% पैसा जो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा टोटल डिपॉजिट का, और कोई रखना है 5% ताकि ज्यादा ब्याज कमा सके, बाकी पैसे को ब्याज दे दिया, तो ऐसे केस में आरबीआई अगर उस बैंक के पास इमरजेंसी आई, आरबीआई उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आरबीआई से पूछेगी भाई मेरे को दिखाओ वो पेपर। तो आरबीआई से डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है, उस बैंकिंग सिस्टम से उसे बाहर कर दिया जाएगा तुरंत, इमीडिएटली। तो वो चीज है। इसके बाद जो 8 पॉइंट आता है वो क्या आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं इसको। इट रेफर्स टू द शेयर ऑफ एनडीटीएल। तो एनडीटीएल का वो शेयर है दैट बैंक्स आर मैंडेटेड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट। तो एक रेशियो जो है ना, वो सीआरआर का भी एक रेशियो जो है वो अलग से निकाला जाता है, जो कहीं ना कहीं बैंक्स को ऐसी जगह रखना पड़ता है जो हाईली लिक्विड एसेट है, हाईली लिक्विड सेफ एसेट। तो इट रेफर्स टू शेयर ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या था, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स आर मैंडेटेड। मतलब जो पैसा बैंक जो है, सॉरी मैं इसका बोल रहा था, इसका परसेंटेज नहीं, जो टोटल अमाउंट जो था ना उसमें से आपने सीआरआर तो अलग कर लिया, कुछ अमाउंट तो अलग कर लिया, जो कि अगर किसी को जरूरत पड़ेगी देने की, ठीक है, तो हम पूरी कर लेंगे। अब उसको रखना भी कहाँ है, आर मैंडेटेड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट। तो इसको आप कहाँ पे रखोगे, सेफ और लिक्विड एसेट में, ताकि आप उसे तुरंत कैश में कन्वर्ट करके लोगों को पैसा प्रोवाइड कर सको, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, कैश के अंदर
अंदर, गोल्ड के अंदर, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जो कहीं नहीं भाग के जाएंगे, ठीक है, तुरंत इसको कैश में या फिर हाईली लिक्विड एसेट बोलते हैं, इसे तुरंत कैश में काउंट कर सकते हैं। अल्टरेशंस इन एसएलआर इंपैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन बैंकिंग सिस्टम, और अगर एसएलआर में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम में रिसोर्सेज की कमी वगैरह यहाँ पे देखी जाती है। फॉर लैंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं क्या हो जाए, लैंडिंग, मतलब जो लैंडिंग होती है प्राइवेट सेक्टर में वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज होती है। अब आगे समझते हैं, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अब तो सिर्फ ज्यादातर काम की बातें हो चुकी हैं हमारी, तो ध्यान रखना कि एसएलआर में कोई भी चेंज आया तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसमें भी चेंज लेके आएगा, ठीक है। इसके बाद जो 9th पॉइंट आता है वो आता है हमारा ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओएमओज, ठीक है। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ठीक है, तो ऑपरेशन एनकम्पासेस बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि कोई भी परचेज अगर होगा, परचेज और सेल होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो किसको लेके होगी, ठीक है, कि भाई या तो गवर्नमेंट उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर उस चीज को यहाँ पे क्या करेगी, रिलीज कर देगी, तो वो क्या करना है, तरीका है अपना, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये आता है, यानी कि जहां पे हम बात करते हैं किसकी, परचेज और सेल, वो भी किसकी, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट के एसेट्स की, ठीक है, तो वो चीजें। अब इसके बाद जो 10th पॉइंट आता है वो क्या आता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस, काफी इंपॉर्टेंट है, आखिरी पॉइंट है, एमएसएस डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, मार्केट को स्टेबलाइज करने की, और मार्केट को स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है कि फुल कंट्रोल ऑफ मार्केट, मार्केट का पूरा कंट्रोल जो है वो किस तरीके से किया जाता है, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइस को स्टेबल करने की, यानी कि अब मैंने बात काफी बार की है कि इकोनॉमी में दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, एक होती है इक्विलिब्रियम, जब हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकली है वो बैलेंस्ड है, यानी कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन एक होती है सिचुएशन किसकी, डिसइक्विलिब्रियम की, यानी कि जहां पे डिमांड या तो सप्लाई से ज्यादा होगी, और अगर डिमांड सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट का काम क्या होता है, आरबीआई काम क्या होता है, कमर्शियल बैंक काम क्या होता है कि मनी सप्लाई को किसी भी हाल में रोका जाए, क्योंकि जब तक मनी सप्लाई यानी कि लोगों से पैसा छीना नहीं जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कभी कम नहीं होगी, डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। एक होता है इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि विपरीत सिचुएशन, और वो कौन सी होती है कि जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो है इकोनॉमी में पैसा डाला जाता है, यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। और मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी, जब हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे लोन पे, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर देंगे। तो किसी भी हाल में जब तक मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, लोग डिमांड करना शुरू नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो कभी भी जो है डिमांड ज्यादा होगी नहीं, तो सिचुएशन जो है वो डिफ्लेशन के अंदर ही रह जाएगी। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई कम करना होता है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, ठीक है, तो दोनों केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है, तो वो इस पॉइंट के अंदर किया जाता है। तो आज मैंने बात करी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन सी टूल्स हैं जिसको आरबीआई या फिर जो दूसरे बैंक्स हैं वो मिलके चलाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इकोनॉमी की किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और वो प्रॉब्लम दूर जब होगी जब गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई है ना, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और जो बाकी अदर बैंक्स हैं वो सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ मिलकर जो है काम करेंगे और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, यहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की, और फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोई भी रेशो अगर आपको समझ में दिक्कत आ रही है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसका डेफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में उस कमेंट के आंसर में ही टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है, और बाकी सब चीजें जो है नोट्स में तो अवेलेबल हैं, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।